चलिए, तो हम लोग पैसेज को देखते हैं। पैसेज में जो वीडियो देख रहे हैं उनको बता दिया जाए कि पैसेज सोल्व करना आसान होता है अगर आपके पास में रीडिंग स्किल्स है। रीडिंग के साथ में समझना भी होना चाहिए। पैसेज को समझना आसान कैसे है कि सबसे पहले आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, खाली रीड ही नहीं करना है बल्कि समझते हुए जाना है कि ये पैसेज कह क्या रहा है। क्योंकि हर एक पैसेज कोई न कोई कहानी बता रहा होता है, किसी न किसी थीम पे होता है। बस आपको वही कहानी और वही थीम पकड़ना है। अगर वो कहानी थीम पकड़ लिया, आपका पैसेज जो है चुटकी में सोल्व होगा। ठीक है, तो देखिए मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ना कैसे आपको ये भी देखिए। पैसेज क्या है? दरअसल हम अपनी समस्याओं की चर्चा बहुत बढ़ा चढ़ा करते हैं। समस्या आने पर हम दूसरे की सहानुभूति चाहते हैं। मतलब जब समस्या आता है तो हम किसी और की सिंपैथी चाहते हैं, किसी और से हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं। लेकिन सहानुभूति या दया से कोई समस्या हल नहीं होती है। दरअसल हम मुश्किलों का रोना रोते हैं लेकिन कभी समस्या के बारे में नहीं सोचते हैं। हम हथियार डालते हुए यह मान लेते हैं कि जैसे बड़ी भारी मुसीबत आ गई हो। यह कह रहा है कि समस्या का हल निकालने के बजाय हम क्या करते हैं, उसका रोना रोते हैं और उसके समाधान के बारे में सोचते नहीं हैं। अब बिना कोई कोशिश किए हुए हम क्या करते हैं, हार मान लेते हैं समस्या के आगे। दिन रात इसी मुसीबत के बारे में सोचते हैं। समस्या दिलो दिमाग पर पूरी तरह छा जाती है। मतलब सिर्फ समस्या को लेकर सिर्फ सोच रहे हैं, उसका हल नहीं, सिर्फ समस्या के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या होता है, वो मतलब कि आपके दिलो दिमाग को छा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में स्वयं द्वारा किया गया कार्य का मूल्यांकन करना भूल जाते हैं। अब ये सोच रहे समस्या के बारे में, रोना रो रहे हैं, हार मान रहे हैं, ये सब में क्या कर रहे हैं, खुद के द्वारा किया गया काम जो है उसका आप जांच करना भूल जाते हैं, मूल्यांकन करना भूल जाते हैं। यदि आप ऐसा करें तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति से बाहर निकलने में मदद मिल सके। मतलब ये हो कि जब समस्या आए तो अपने काम का मूल्यांकन कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, और हो सकता है कि मूल्यांकन करने के क्रम में, जांच पड़ताल के क्रम में आपको समस्या का समाधान निकल जाए। परिस्थितियों का ठीक ठाक मूल्यांकन करके आप आसानी से समाधान तक पहुंच सकते हैं। किसी भी समस्या का हल उसकी जड़ में होता है। तो ये जो पैसेज है, ये पैसेज बताइए किस पे आधारित है, किस पे है? हाँ, समस्या पर है। ये पैसेज जो है समस्या पर आधारित है। अब आपको पैसेज का थीम मालूम हो गया है कि ये पैसेज समस्या पर है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको कहानी भी मालूम हो गया है कि इसमें समस्या का समाधान नहीं बल्कि रोना रोता है, सिंपैथी गेन करना चाहता है, मूल्यांकन नहीं करना चाहता, वो नहीं करता है। अगर वो मूल्यांकन करता तो उसका कोई न कोई हल निकल जाता है। और फिर ये भी कह रहा है कि किसी भी समस्या का जो है हल उसके जड़ में होता है। यही बात है। अब देखिए पैसेज पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन उसका फिर कैसे सोल्व होता है। देखिए कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्या करा, गद्यांश के अनुसार हम किसकी चर्चा बढ़ा चढ़ा के करते हैं? किसकी चर्चा बढ़ा चढ़ा के करते हैं? स्वयं की सफलता का, सफलता वाला कोई बात नहीं कहा पैसेज में। स्वयं की समस्या का, सही बात है, फर्स्ट लाइन में ये बात बोला है। स्वयं की परिवार की, परिवार का कोई जिक्र ही नहीं पैसेज में। आत्म प्रशंसा का, इसका भी कोई जिक्र नहीं है गद्यांश में। आंसर क्या होगा इसका? 2 नंबर है ना। लेकिन जो नए सीखने वाले स्टूडेंट है उसको ये करना है कि आपको पैसेज का क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर में टिक लगाना है, और जिसका जान रहे उसमें टिक लगाना है, जो नहीं जान रहे उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। इस तरह से जब आप 9 पैसेज का क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, 9 तक पहुंच जाएंगे, फिर जो सब छूट गया था, जिसका सोल्यूशन आप नहीं निकल पाए थे, उस प्रश्न का जो आंसर आप पैसेज में ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे। कहानी का मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम में ही ढूंढना नहीं है, बल्कि पैसेज पढ़ने के बाद में जो क्वेश्चन बन रहा बनाना है, जो नहीं बन रहा उसको नहीं बनाना है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। जब 9 तक पहुंच जाएंगे
उसके बाद जो सब छूट गया था उसको ढूंढ ढूंढ के लिखेंगे। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि इससे टाइम कम किल होगा, अब कंसेप्ट बना रहेगा तो क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। लेकिन पहला ही क्वेश्चन से आप ढूंढना शुरू कर देंगे तो कंसेप्ट खराब हो जाएगा, फिर आपको हर एक क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के लिखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, टाइम किल होगा। अब पैसेज का क्या है, पैसेज में जितना सुलझा है उतना ही आपको आंसर निकलेगा, जितना उलझिएगा आंसर उतना ही आपको नहीं मिलेगा। चलिए फर्स्ट नंबर हो गया है 91। क्वेश्चन नंबर 92 में आते हैं। 92 क्या कहा आपको कि किसी समस्या का समाधान कैसे प्राप्त हो सकता है, दूसरों से सहानुभूति प्राप्त करके? कभी नहीं। स्थिति का ठीक से आकलन करके? लिखा हुआ था भाई कि ठीक ठाक, लिखा हुआ ना, ठीक ठाक मूल्यांकन करके। तो ठीक ठाक आकलन या मूल्यांकन करके आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, ये बात तो ठीक है। समस्या के बारे में लगातार सोचने से नहीं, लगातार सोचने से दिलो दिमाग पर ये छा जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन हल नहीं निकलेगा, ये भी नहीं होगा। स्थिति की ठीक से तुलना करने से, चलिए तुलना करने से नहीं बल्कि क्या बोला है पैसे में कि ठीक ठाक मूल्यांकन करने से। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 नंबर। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं। ये हिंदी 1 है, हिंदी 2 का पैसेज थोड़ा आसान होता है। चलिए हिंदी 1 में आते हैं। क्या कह रहा है 93 क्वेश्चन कि समस्या समाधान के लिए किन चीजों से बचने के लिए कहा गया है। अगर समस्या का समाधान आप चाहते हैं तो किस चीज से बचना आपको? नंबर 1 सहानुभूति और साहस से। सही बात है ना? सहानुभूति और दया से नहीं, साहस वाला बात नहीं कहा, साहस नहीं बोला, क्या सहानुभूति और दया बोला, साहस नहीं बोला। सहानुभूति और दया से, दया और साहस, दया है नहीं, साहस का बात नहीं है, दया है विश्लेषण नहीं है ना? तो क्या है, सहानुभूति और दया से बोला बचने के लिए, इससे बचिए और जो भी समस्या है उसका ठीक ठाक से आकलन कीजिए, उसका हल निकलेगा, क्योंकि हर एक समस्या का जो हल उसके जड़ में होता है। ये बात मैं बोला। आंसर क्या उसका? 3 नंबर। टफ है क्या? सॉरी 2 नंबर। टफ है क्या? आसान है, बस पैसेज को समझना है। पैसेज को जो बच्चा समझ लिया उसके लिए आसान है। और हम तो अक्सर ये बात बोलते हैं कि पेडागोजी हार्ड पूछ देगा, पेडागोजी आसान पूछ देगा, पेडागोजी आपको मीडियम टाइप का भी आ जाएगा, थोड़ा सा मतलब कि ना हार्ड ना आसान, हाँ मॉडरेट भी आ जाएगा। लेकिन पैसेज क्या है कि अगर आपका एक बार पकड़ बन गया, कैसा भी कुछ अब सोल्व हो जाएगा। तो पेडागोजी में नंबर आ भी सकता है, कुछ नंबर नहीं भी आ सकता है। पेडागोजी में आपको 10 नंबर 12 नंबर भी आ सकता है 15 में, लेकिन पैसेज पे पकड़ हो गया तो 15 फिक्स है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। किसी भी समस्या का हल किस में होता है? उसकी बयानबाजी में? नहीं, ये तो नहीं बोला है। उसकी चिंता में? नहीं। उनके विकल्प तलाश में? नहीं। उसके मूल में बोला, मूल में नहीं बोला है, जड़ में, जड़ में है नहीं बोला, जड़ में, मूल में है। जड़ मूल बात बराबर है। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? अनेक बार हमारे स्वयं की देह जो समस्या को उत्पन्न करता है, हमारे स्वयं के मित्र, यह बात पैसे में नहीं बोला, दोस्त का जिक्र क्या है? नहीं। हमारे काम, चलिए ठीक है, सही बात है। परिवार, ये बात पैसे में नहीं, विश्लेषण बात नहीं है। हमारा काम भी क्या करता है? समस्या को उत्पन्न कर देता है, काम करने का तरीका कभी कभी, ठीक है, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कर रहा है 96 आपको कि समस्या आने पर क्या करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। क्या ये बोला? नहीं। खाली सोचेंगे तो समस्या आपको दिलो दिमाग पर छा जाएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए, सही बात है, सही बात है। दूसरों से सहानुभूति बटोरनी चाहिए, नहीं। उसके सामने हथियार डालना चाहिए, नहीं। ना हथियार डालेंगे, ना सहानुभूति बटोरेंगे, न सिर्फ सोचेंगे, बल्कि उसका विश्लेषण करेंगे ठीक ठाक से, तब समस्या का समाधान निकल जाएगा। आंसर क्या होगा? 2 नंबर होगा। 97 क्वेश्चन नंबर, मूल्यांकन का संधि विच्छेद है। मूल्य जोड़ अंकन, मूल्य जोड़ अंकन किसमें लिखा हुआ? हाँ, मूल्य जोड़ अंकन होगा, मूल्य जोड़ अंकन होगा, तब होगा मूल्यांकन।
है ना, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या होगा, आकार यहाँ हो जाएगा, तो मूल्यांकन नहीं होगा, मूल्य जो अंकन, अंकन मतलब उसका आंकना, ठीक है, तो क्या होगा, मूल्यांकन, जांच। क्वेश्चन नंबर 98, मुसीबत का समानार्थी शब्द है, हाँ, मुसीबत मतलब पीड़ा भी होगा, ठीक है, और कष्ट, कष्ट मतलब नहीं नहीं, विपदा नहीं, पीड़ा, पीड़ा मतलब हो गया आपको दुख हो गया, पीड़ा मतलब दुख दर्द हो गया, कष्ट मतलब भी होगा दुख दर्द तकलीफ, धोखा मतलब तो कुछ और हो गया, धोखा चीट करना, हाँ, विपदा होगा, कितनी बड़ी विपदा आ पड़ी है, कितना बड़ा मुसीबत आ पड़ा है, तो मुसीबत का विपदा होगा, धोखा तो होगा नहीं, धोखा अलग बात है, मुसीबत धोखा अलग बात है, कष्ट और पीड़ा ये एक वर्ड है, कष्ट पीड़ा दर्द तकलीफ ये सब एक वर्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, कौन सा शब्द अनेकार्थी है, मतलब कौन शब्द है जिसका एक से अधिक मीनिंग निकलेगा, दया, दया मतलब दया, सिंपैथी, एक ही मीनिंग निकल रहा है, मुसीबत, इसको छोड़िए पहले, इसमें तो मुसीबत में एक ही मीनिंग है, मुसीबत मतलब मुसीबत, और इसका और कोई मीनिंग नहीं है, प्रक्रिया मतलब प्रक्रिया मतलब काम करने का तरीका, इसका और कोई मीनिंग नहीं है, तो इनका सिर्फ एक ही मीनिंग है इन सबका, लेकिन हल का दो मीनिंग है, हल, हल मतलब सॉल्यूशन, और हल मतलब हल, हल कंधा वाला हल, हल वैसे जोतते जो है, प्रक्रिया मतलब ये तो नहीं, मीनिंग, मीनिंग अलग रहती है, प्रक्रिया मतलब प्रक्रिया ही है, कोई तरीका ही है, लेकिन हल का दो अर्थ है, एक तो हल मतलब सॉल्यूशन है ना, और एक हल मतलब वो हल बैल वाला हल, जोतने वाला है हल, तो यहाँ दो गो हल है, दो हल, इसका इसका क्या अनेक अर्थ ही है, ये एक से अधिक अर्थ इसका निकल रहा है। दया भी तो हो सकता है सर, दया क्या होगा, दया नाम भी है, दया किसी पे रहम करना, उसको बोल सकते नहीं, तो नाम दे सकते, चलिए ठीक है वो है, लेकिन इसका अर्थ नहीं निकल रहा है ना, आज सुनिए, हेलो, अब पवन, क्या पवन भी तो नाम है किसी का, हाँ, तो नहीं नाम तो नहीं, अर्थ निकलना चाहिए, नाम का कोई ये है क्या, अगर इसका नाम है, इस मान ली किसी का नाम पवन है, अब इसका अर्थ क्या निकल रहा है, हवा ही निकल रहा है, अब किसी का नाम पवन रखने से कुछ और अर्थ नहीं निकल रहा ना, अर्थ तो वही आ रहा है, यहाँ पे क्या हमसे क्या पूछा, अर्थ पूछ रहा ना, अर्थ, ये यूज नहीं बोल रहा, हेलो, ये सुनिए, क्या नाम इनका, आपका नाम बोल रहे हैं कामरान, वो जो आप बोले ना, वो आपको यूज हो गया, प्रयोग हो गया, ठीक है, कि दया का प्रयोग जो है यहाँ, दया मतलब ये भी तो आप दया का प्रयोग नाम में भी करते हैं, वो अलग मसला है, भी तो आप संज्ञा और सर्वनाम दोनों ले रहे हैं, नहीं नहीं, इसका अर्थ निकल रहा, हल मतलब एक सॉल्यूशन, और वही हल मतलब हल, हल दो गो अर्थ उसका निकल रहा है, नहीं नहीं, अगर पवन नाम रखेंगे, हाँ हाँ, उसका अर्थ पवन ही, हवा ही होगा, अर्थ क्या नहीं, अर्थ यहाँ पूछ रहा हमसे ना, उसका प्रयोग नहीं बोल रहा। अब मान लीजिए यहाँ पर बोलेंगे क्या कि इसका प्रक्रिया का प्रयोग, प्रक्रिया का प्रयोग ढेर सारी चीज में होता है, क्वेश्चन सोल्व करने में, मैथ सोल्व करने में, मतलब कहीं कोई मतलब कि प्लान बनाने में, ढेर सारा यूज है, यूज नहीं बोल रहा, हमको अर्थ बोल रहा है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये था गद्यांश, अब ये है पद्यांश, जिसको आप लोग गधांश पदांश बोलते हैं, तो ये पद्यांश है, ये कविता है, ठीक है, तो हिंदी लैंग्वेज 1 टफ सिर्फ इस कविता की वजह से होता है, 9 नंबर का गद्यांश वो लोग पढ़ लेता, 6 नंबर का पद्यांश जो है पोएट्री, उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन उसको थोड़ा गौर से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा आपको। क्या कह रहा है, भोर हुई पेड़ों की बीना बोलने लगी, भोर हुई पेड़ों की बीना बोलने लगी, पात पात हिले डाल डाल डोलने लगी, कहीं दूर किरणों की तार झनझन उठे, सपनों की स्वर डूबे धरती के गान में, लाखों ही लाख दिए तारों के खो गए, पूरब की अंधेरों की हल्की मुस्कान में, मतलब ये बोल रहा है आपको कि भोर हुई बिना बोलने लगी, मतलब जब भोर होता है, कहने का सेंस है जब भोर हो रहा है तो पत्ता हिल रहा है, डाली डाली डोल रही है, तो इसको कवि सेंस किसमें लिया है, म्यूजिक में, कि जब भोर होता है तो पत्ता हिलता है, डाली डाली हिलने लगता है, वो क्या है, वो बीन हुआ, बीन बज रहा है, ये सेंस में लिया। फिर क्या बोला, कहीं दूर किरणों की तार झनझना उठे, कहीं दूर जो है किरण का जो है, देखते हो किरण जो किस तरफ फैलता है ना, तो वो क्या रहा, वो झंझना उठे, सपनों के शोहर में डूबी धरती के गान में,
तो वो भी जो है किरण भी जो झंझना उठा है, किरण का जो है वो मतलब कि झंझनाहट समझते ना, तो म्यूजिक का सेंस है वो उस सेंस में लिया है कि झंझना उठा जाके किसने झंझना उठा, मतलब कि धरती के गान में, धरती के तारीफ में कि धरती कितना अच्छा है, कितना बेहतर, कितना खूबसूरत, कितना सुंदर है, इस बात में। और लाखों ही लाख दिए तारों के खो गए, तारों का दिया जो रात में दिखता है वो लाखों लाख दिया क्या हुआ, खो गया। कैसे खो गया? पूरब के अंधेरों की हल्की मुस्कान में। जब पूरब में अंधेरा था, जब वहां हल्की सी लाली हुई सूरज की, तो सूरज की रोशनी होती क्या होता है, तारा गायब हो जाता है। तो वही यहाँ बात बोल रहा है कि लाखों ही लाख दिए तारों को खो गए पूरब के अंधेरों की हल्की मुस्कान में। सूरज जब उगा तो तारा क्या हो गया, मतलब खो गया, ये कह रहा है। तो ये पैसे जो है ये आपको सुबह की खूबसूरती का बयान कर रहा है। किसका? सुबह की खूबसूरती। ये कवि जो है सुबह की खूबसूरती का बयान कर रहा है कि भोर होते ही कैसे पत्ता हिलने लगता है, कैसे डाली डाली हिलने लगता है, किस तरह जो सूर्य उगता है, किस तरह जो तारे जो है वो खो जाते हैं, किस तरह जो है सूर्य भी जो है इसका गुणगान करता है, ये बात कह रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 100 है। ये रहा क्वेश्चन कि कविता का मुख्य स्वर क्या है? सुबह। सुबह का गुणगान हो रहा है, सुबह की तारीफ किया जा रहा है, तो आंसर क्या है उसका? 2 नंबर होगा, सुबह। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है कि भोर होने पर क्या नहीं होता है? पेड़ हिलने लगते हैं, सही बात है, ये बोला है पैसे में। सूरज की किरणें फैल जाती है, ये बात नहीं बोला है पैसे में। पूरब में लालिमा छाने लगती है, लाल लाल किरण उगा था पूरब में, है ना, क्योंकि उगता हुआ किरण कैसा है, लाल होता है, तो लालिमा छाती है, ठीक है। दिए जगमगाते नहीं, दिए बुझने लगते हैं, खो जाते हैं, मतलब तारा को एक दिया के रूप में वो उन्होंने क्या है कि तारा क्या होता है, खो जाता है। तो यही इसका आंसर नहीं होगा, समझे? हाँ कि ना? क्या आप लोग को पैसे मार्क्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नंबर, कविता में सपनों की बात क्यों की गई है? भोर से पहले रात को स्वप्न देखना, क्या इसमें क्या गया है? या भोर से पहले रात को स्वप्नों का सच होना, ये बात तो नहीं बोला है। सपनों की धरती की गीत गाना, या सपनों में धीमे स्वर में गुनगुनाना, तो क्या होगा इसका? क्योंकि भोर वाला है तो भोर से पहले रात को जो है स्वप्न देखना, यहाँ पर भोर जो होता है उससे पहले जो मतलब कि चूंकि कवि जो है एक मतलब अपने इमेजिन में वो बोला है, कवि का बात उसका अपना बात है, तो वो बोला गया कि भोर जो है, भोर से पहले ये सपना जो है ना, ये इसके बारे में बात किया है कि भोर से पहले रात को स्वप्न देखना, उसी के सिर पे सपना को यहाँ पे लिया, ठीक है। हाँ यही आंसर, लेकिन यहाँ पर जो है इसका, लेकिन यहाँ पे ये होना चाहिए कि इसका आंसर ये होना चाहिए, 3 नंबर होना चाहिए, सपनों की धरती के गीत गान में, है ना। यहाँ पर सपना का जो है सिर्फ यहाँ 3 नंबर होना चाहिए, क्योंकि मतलब सूर्य क्या कर रहा है, धरती का गान गा रहा है ना, तो यहाँ आंसर इसका 3 नंबर होना चाहिए कि सपनों की धरती गीत, क्योंकि वो एक इमेजिन कर रहा है पूरा से, तो वो ये भी बोल रहा है इसके बारे में, है ना। तो 3 नंबर होना चाहिए, लेकिन आंसर क्या लिया? 1 नंबर लिया है, ऑफिशियल आंसर 1 लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, भोर होने का संकेत मिलता है तारों की झनकार से, तारों को खो जाने से, सही बात है, तारा लाखों लाख दिया खो जाता है। तारों के जगमगाने से नहीं, तारों की संख्या बढ़ने से नहीं, क्या होगा आंसर? 2 नंबर। चलिए 103 में आते हैं, 104 में आते हैं। तारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तारक भी है, तारिका भी है, उड़ भी है, तमस नहीं है। तमस का मतलब क्या होता है? अंधकार। तमस मतलब क्या होता है? अंधकार। तो तारा का पर्यायवाची कौन नहीं है? तमस नहीं है, बाद में सब है। कौन सा शब्द भिन्न समूह से भिन्न है? कौन सा, बोलिए कौन होगा? लाख सर। हाँ देखिए, लाख क्यों होगा, बोलिए क्यों होगा? हाँ चलिए और बोलिए। ये भी तो समूह है। लाख सुनिए, हाँ देखिए बात दरअसल ये है कि ये सब ये ठीक है, ये प्रकृति है, प्रकृति 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 नहीं, ये भी है,
लेकिन यहाँ क्या है, ये सब क्या है, मूर्त है, मूर्त है, मूर्त है, ये अमूर्त चीज है। ठीक है, ठीक है, प्रकृति नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं ना आपको, ये सब मूर्त चीज है, ये दृश्य है, ये क्या है, अदृश्य चीज है ना। 1 लाख दिखता है क्या, वो तो 1 लाख मान लिया बोलिए पैसा भाई, तो 1 लाख चिड़िया भी तो है, 1 लाख मतलब कि बेंच भी तो है, टेबल भी तो है, तो वो 1 लाख जो अदृश्य चीज है। ठीक है, लाख का जो है ना, कैसे में जिक्र हुआ ही नहीं है। किसका? हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी देखिए, भिन्न भिन्न सब छांटने में कुछ न कुछ लोग जाते हैं। एक ये दृश्य है, दृश्य है, दृश्य है, या दृश्य है ना। अच्छा, लाखों लाख तो है, लाखों लाख भी है। नहीं, कोई ना कोई लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक लॉजिक आप लोग जो बोल रहे हैं वो फिट बैठ करने के लिए टूट जाता है। यही लॉजिक ठीक है, ये सब दृश्य है, ये अदृश्य है, बस यही लॉजिक है इसमें। चलिए, ये हो गया पूरा, अब हम आगे बढ़ते हैं।